हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉर्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 18 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 19 चल रहा है, कंजक्शंस, जिसके ऊपर अभी तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें, फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में आगे आ जाता है करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस का हम किस प्रकार से करेक्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है यूज ऑफ टिल, अनटिल एंड अनलेस। टिल को हम जब कंजक्शंस के रूप में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होएगा अप टू द टाइम व्हेन, यानी उस समय तक, जब तक, क्या रहेगा, उस समय तक, जब तक, जहाँ तक समय की बात की जा रही है। नेक्स्ट है टिल को जब हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं तब इसका मीनिंग रहेगा अप टू द टाइम ऑफ। क्या रहेगा? अप टू द टाइम ऑफ, और इसका मीनिंग रहेगा जब तक का। उसके बाद अनटिल आ जाता है, जिसको हम दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में भी और कंजक्शन के रूप में भी, और इसका मीनिंग रहेगा अप टू द टाइम व्हेन। अप टू द टाइम व्हेन यानी जब तक, या फिर तक, और जब तक। तो ये इसके मीनिंग रहेंगे। अब इनको हम सेंटेंस में यूज करना सीखते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले तो समझिए, टिल और अनटिल का प्रयोग कंजक्शन के रूप में समय का बोध कराने के लिए किया जाता है। किसका? समय का बोध कराने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और अनटिल क्या एक नेगेटिव मीनिंग रखता है। अनटिल क्या रखता है? एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, यानी नहीं का अर्थ ये रखता है। इसके साथ नोट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये खुद नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो इसके साथ हम नोट का यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल वेट अनटिल और टिल यू कम। जब तक आप नहीं आते मैं वेट करूंगा, मैं रुकूंगा, मैं ठहरूंगा। तो जब तक आप नहीं आते, तो जब तक के लिए हमने किसका यूज किया? अनटिल और टिल, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई शैल वेट अनटिल और टिल यू डोंट कम। तो ये गलत हो जाएगा। नोट का हम यूज नहीं करेंगे जब हम अनटिल और टिल का यूज कर लेते हैं। तो उसका खुद का मीनिंग क्या निकलता है? जब तक तुम नहीं आते। और अगर हम नोट लगाएंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा जब तक तुम नहीं आते। तो 2 बार नहीं तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए हम एक बार ही लगाएंगे। उसके लिए हम अनटिल ऑलरेडी लगा चुके हैं, इसलिए दोबारा नोट का यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, ही विल नॉट गो देयर अनटिल इट स्टॉप रेनिंग। जब तक वर्षा रुकती नहीं तब तक वह वहां नहीं जाएगा। तो जब तक वर्षा नहीं रुकती, तो अनटिल इट स्टॉप रेनिंग का मीनिंग रहेगा जब तक वर्षा नहीं रुकती। आगे दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ अनलेस। अनलेस का यूज हम किस प्रकार करते हैं? अनलेस का यूज हम करेंगे कंजक्शन के रूप में, और ये मीनिंग रखेगा अगर नहीं, यदि नहीं। अगर नहीं और यदि नहीं के रूप में हम यूज करेंगे अनलेस का, जो कि एक खुद नेगेटिव मीनिंग रखता है। जब ये खुद नेगेटिव मीनिंग रखता है तो इसके साथ हम नोट का यूज नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है कि जब हम अनलेस को सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो ये कंडीशन के बारे में बताता है, कंडीशन एक रखता है। वो कैसे रखता है वो हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम अनलेस यू आर टिमिड। अगर तुम कायर नहीं हो तो तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अनलेस यू आर टिमिड, अगर तुम कायर नहीं हो। तो यहाँ पे नहीं के लिए कोई अलग से नोट का यूज नहीं किया है। तो अनलेस अपने आप में क्या रखेगा? नेगेटिव मीनिंग फर्स्ट। और दूसरा क्या बताता है? कंडीशन बताता है। यदि तुम कायर नहीं हो, अगर तुम कायर नहीं हो, तो एक कंडीशन है, एक शर्त है। तुम कायर नहीं हो तो तुम ये काम कर सकते हो। तो ये आप समझोगे। आगे देखते हैं, दे कैन नॉट अप्लाई अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएट। अगर वे लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, स्नातकोत्तर नहीं है, तो वे लोग दरखास्त नहीं दे सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कोई पोस्ट है जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट को अप्लाई करना है, तो पोस्ट ग्रेजुएट ही उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये एक कंडीशन बताता है कि अप्लाई करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। और दूसरा, अनलेस दे आर पोस्ट ग्रेजुएट, ये एक नेगेटिव मीनिंग भी रखता है, जब तक आप स्नातकोत्तर नहीं है। आगे के 2 वाक्यों में नोट का यूज किया गया है और अनलेस का भी यूज किया गया है, तो दोनों वाक्य क्या हो जाएंगे? रोंग।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नोट दिया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या दिया गया है वो हम समझ लेते हैं। अनटिल और अनलेस में क्या फर्क है, अनटिल और अनलेस में क्या फर्क है वो हम समझ लेते हैं। अनटिल क्या बताता है, समय सूचक, यानी ये एक टाइम को एक्सप्रेस करता है। अनटिल किसको एक्सप्रेस करता है, टाइम को, याद रखिए। और अनलेस एक कंडीशन को बताता है, एक शर्त सूचक शब्द है। अनलेस क्या है, एक शर्त सूचक शब्द है, एक कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। अनटिल और अनलेस दोनों के साथ जो हम क्लोज यूज करते हैं उसमें हम नोट का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो आपको पता है, क्योंकि दोनों क्या रखते हैं, नेगेटिव मीनिंग। आगे दोस्तों आ जाता है यूज ऑफ व्हेन और व्हाइल। व्हेन और व्हाइल का हम कब यूज करते हैं। व्हेन का यूज कंजक्शन के रूप में हम करते हैं जब एक एक्शन समाप्त हुआ है और उस एक्शन के कारण दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ है, उसके लिए हम व्हेन का यूज करेंगे और व्हाइल का यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल है, द स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर केम। यहाँ पे दो एक्शन हुए, एक हुआ स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए, और दूसरा क्या हुआ, टीचर केम, टीचर आया। जैसे टीचर आया बच्चे खड़े हो गए, तो यहाँ पे दो एक्शन हुए और एक एक्शन के कारण, टीचर आने के कारण दूसरा एक्शन हुआ, बच्चे खड़े हुए। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का, जो कि फर्स्ट एग्जांपल में दिया गया है। सेकंड में व्हेन की जगह व्हाइल लगाया गया है, जो कि रॉन्ग होगा। उससे नेक्स्ट है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। तो एक एक्शन हुआ, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ। पहला एक्शन क्या हुआ, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन चल चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं एक एक्शन के कारण दूसरा एक्शन, एक एक्शन के बाद जब दूसरा एक्शन होता है तो हम वहां पर व्हेन यूज करते हैं। और व्हेन किस एक्शन के साथ यूज करेंगे, जो पहले हुआ। आप दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं, व्हेन द टीचर केम, तो पहले कौन सा एक्शन हुआ, टीचर आया। और व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। नेक्स्ट है, जब हम व्हाइल का प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में करते हैं तो एक ही समय में दो कार्य के साथ होने का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे दो कार्य, दो एक्शन एक साथ होंगे, उसके लिए हम व्हाइल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, व्हाइल आई वाचिंग टीवी माई मदर वाज कुकिंग। जब मैं टीवी देख रहा था मेरी मदर, मेरी माता खाना पका रही थी। तो दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, वाचिंग टीवी और कुकिंग। उससे नेक्स्ट में व्हेन का यूज किया है, लेकिन आप देख सकते हैं व्हेन का यूज हम कब करते हैं, जब एक एक्शन के होने के बाद दूसरा एक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल दो एक्शन हो रहे हैं, इसलिए हमने व्हाइल का यूज किया। तो सेकंड जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड जो एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाइल आई वाज इन पटना माई बिलव्ड वाज इन दरभंगा। जब मैं पटना में था मेरी प्रेमिका दरभंगा में थी। तो दो एक्शन एक साथ है, तो यहाँ पे हमने व्हाइल का यूज किया, व्हेन का यूज नहीं करेंगे। आगे यहाँ पर फिर से यूज ऑफ व्हेन और यूज ऑफ व्हाइल के बारे में बताया है। व्हेन का यूज हम कब करते हैं और व्हाइल का यूज हम कब करते हैं। व्हेन का यूज हम एज, लाइफ की अवधि बताने के लिए करते हैं, एज को बताने के लिए करते हैं और लाइफ की अवधि बताने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल है, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई लिव्ड इन माय विलेज, मैं मेरे गांव में रहता था। तो ये एक लाइफ के बारे में बताया है और एज के बारे में बताया है। सेकंड, इसके पैरेलल व्हाइल का यूज हम एज और लाइफ की अवधि बताने के लिए यूज नहीं करते। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में बताया गया है, इट प्लस वाज प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इस तरह का फॉर्मेट बनता है, इट वाज और फिर क्या लिखा मिलेगा आपको, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लिखे मिलेंगे। उसके बाद एक क्लोज का यूज किया जाएगा, उससे पहले हम व्हेन का यूज करेंगे। ऊपर दिए गए फॉर्मेट के बाद हम व्हेन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, इट वाज 10:30 व्हेन आई रिटर्न। तो 10:30 क्या हुआ, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। तो उसके बाद हम यूज करेंगे व्हेन। तो कब स्ट्रक्चर बन जाता है, इट वाज 10:30, उसके बाद व्हेन का यूज किया, उसके बाद क्लॉज लगाया। और व्हाइल को हम इस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे, जो कि सेकंड में बताया गया है। व्हाइल के लिए व्हाइल को हम इस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे। व्हेन का यूज हम जब तक के मीनिंग में नहीं करेंगे, व्हाइल का यूज हम जब तक के मीनिंग में करेंगे। थर्ड दोनों आप चेक कर सकते हैं। व्हाइल को हम जब तक के मीनिंग में यूज करेंगे। जैसे व्हाइल का एग्जांपल दिया गया है, व्हाइल देयर इज ए लाइफ देयर इज ए होप। जब तक जीवन है तब तक आशा है। अब फोर्थ और लास्ट देख लेते हैं। व्हेन का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के बाद करते हैं। व्हेन का यूज हम कब करते हैं, प्रीपोजिशन के बाद। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, देयर आर डिटेल्ड रूल्स ऑफ व्हेन यू कैन एंड यू कैंट अपील। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ, तो ऑफ का यूज हुआ है, उसके बाद व्हेन का यूज किया है। लेकिन व्हाइल का यूज हम प्रीपोजिशन के बाद नहीं करते, जैसे कि व्हाइल के फोर्थ एग्जांपल में बताया गया है।
दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ लेस्ट। लेस्ट का यूज हम कब करते हैं, पहले आप समझिए लेस्ट का मीनिंग क्या होता है। लेस्ट का मीनिंग होता है ताकि न, ताकि न, या फिर ऐसा ना हो कि, ऐसा न हो कि। तो ये दो मीनिंग रखता है लेस्ट, और इसको हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं, और जो अपने आप में क्या रखता है, नेगेटिव मीनिंग। जिस प्रकार से हमने अनटिल पढ़ा था, अनलेस पढ़ा था, दोनों क्या सेंस रखते थे, नेगेटिव मीनिंग का सेंस रखते थे। उसी प्रकार से लेस्ट भी नेगेटिव मीनिंग का सेंस रखते हैं, जैसे कि आप इनके मीनिंग में समझ सकते हैं। ताकि न का यूज हुआ है, ऐसा ना हो कि न का यूज हुआ है। तो आप देख सकते हैं लेस्ट जो है नेगेटिव मीनिंग रखता है। इसके साथ हम जब हम क्लॉज का यूज करेंगे, इसके बाद हम जब क्लॉज का यूज करेंगे तो उसमें हम नोट का यूज नहीं करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जब आप लेस्ट का यूज करते हैं तो उसके बाद आप शुड का यूज जरूर करेंगे। लेस्ट के बाद आप शुड का यूज करेंगे, बाकी आप कोई भी मॉडल नहीं लगाएंगे जो यहाँ पर दे गया है। विल, मे, वुड, माइट, इन सब का आप यूज नहीं करेंगे। आप एक पेयर के रूप में याद रखिए, लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट, ताकि यू शुड फेल, तुम असफल ना हो जाओ। ये करेक्ट होगा। उसके बाद जो चार एग्जाम्पल दिए गए जिसमें शुड, विल, वुड, माइट, इनका यूज किया है, ये सब क्या हो जाएंगे, रोंग, क्योंकि लेस्ट के साथ किसका यूज होगा, शुड का। उसके बाद आ जाता है रन विद केयर लेस्ट यू शुड फॉल। सावधानी से दौड़ो लेस्ट, ताकि तुम गिर ना जाओ। तो ताकि के लिए हमने लेस्ट का यूज किया है, और साथ के साथ शुड का यूज किया है। बाकी मॉडल्स हम यूज नहीं करेंगे। आगे दोस्तों हम पढ़ते हैं अदरवाइज, एल्स और एल्स। इसका हम किस प्रकार से यूज करेंगे। तो यूज ऑफ अदरवाइज, एल्स और एल्स, इनका यूज हम नहीं तो अन्यथा के अर्थ में करते हैं। अदरवाइज का मीनिंग क्या रहेगा, अदरवाइज, एल्स और एल्स, इन सब का मीनिंग रहेगा नहीं तो अन्यथा, ठीक है। और इनके बाद भी आप नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मीनिंग में आप समझ रहे हैं नहीं का यूज हुआ है, तो ये अपने आप में क्या रखते हैं, नेगेटिव मीनिंग। तो इनके बाद हम नोट का यूज नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी कंजक्शंस पढ़े हैं उनमें आपने खास तौर पर ध्यान दिया होगा, सबके सब क्या है, नेगेटिव मीनिंग वाले कंजक्शंस। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं अदरवाइज, एल्स और एल्स के बारे में। एग्जाम्पल है, डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस, अदरवाइज, एल्स और एल्स यू विल स्लीप। तो इनमें से हम किसी एक का यूज करेंगे, अदरवाइज, एल्स और एल्स में से एक का यूज करेंगे। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, तुम फिसलने वाले स्थान पर नहीं चलो। डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस, नहीं तो अदरवाइज तुम फिसल जाओगे, यू विल स्लीप। तो आप समझोगे आप अदरवाइज को किस मीनिंग में यूज करेंगे, नहीं तो के मीनिंग में यूज करेंगे। आगे दिखाया गया है, डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस, अदरवाइज यू विल नॉट स्लीप। तो नोट का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ सिंस। सिंस का हम यूज किस प्रकार से करेंगे, पहले आप समझिए। सिंस को हम जब कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग रहेगा, तो उसका मीनिंग रहेगा जब से तब से, जब से तब से। तो सिंस के बाद जो क्लॉज होगा, सिंस के बाद का जो सेंटेंस होगा, उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और सिंस से पहले जो सेंटेंस होगा, जो क्लॉज लगा होगा, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, यानी हैव, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये सिंस की कंडीशन दी गई है। अब इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर हैज नॉट रिटन टू मी सिंस ही वेंट टू मुंबई। तो सिंस ने दो वाक्य को जोड़ा है, माई ब्रदर हैज नॉट रिटन टू मी, और सेकंड है ही वेंट टू मुंबई। तो हमने क्या पढ़ा, सिंस के बाद जो क्लॉज आएगा, जो सेंटेंस आएगा, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंट टू का यूज हुआ है, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को दर्शाता है। और उससे पहले हमने किसका यूज किया, हैज नॉट रिटन का, जो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हमने यूज किया हैज नॉट रिटन का। तो आप ये समझ गए होंगे। बाकी के जो दो वाक्य दिए गए हैं उनमें ये कंडीशन नहीं फॉलो की गई है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, रोंग। दोस्तों अभी हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, दो नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, जिसमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है, उसको हम समझते हैं। और ये स्ट्रक्चर किसके लिए है, सिंस के लिए। और सिंस से पहले जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। इट प्लस इज प्लस पीरियड ऑफ टाइम, इट इज
उसके बाद क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम का कोई इट इज के बाद टाइम के वर्ड्स यूज किए होंगे, उसके बाद हम सिंस लगाएंगे और फिर क्लास का यूज करेंगे। लेकिन सिंस के बाद जो क्लोज यूज होगी उसमें हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, जैसे हमने ऊपर किया था। जैसे एग्जांपल है, इट इज 8 years सिंस माई ग्रैंड मदर डाइड। तो आप यहां पर देख सकते हैं 8 years क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। तो इट इज 8 years, इस तरह से अगर आपको स्ट्रक्चर मिलता है उसके बाद आप सिंस का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे माई ग्रैंड मदर डाइड। इससे नेक्स्ट में क्या दिखाया है, हैज डाइड का यूज किया है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, जो कि रॉन्ग होगा। आगे सेकंड नोट में दिया गया है, जब ऑडियंस या फिर रीडर को, ऑडियंस यानी श्रोता, रीडर यानी कि पाठक को इस बात का पता चल जाता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या दिया गया है, एज और सिंस। एज और सिंस से कोई वाक्य स्टार्ट होता है, कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो उस केस में हम एज और सिंस की जगह बिकॉज या फिर फॉर का यूज नहीं करेंगे। तो ये कुछ अलग हट के दिया है, क्योंकि सेंटेंस एज और सिंस से स्टार्ट है, तो इस तरह के वाक्य का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग सिर्फ एज और सिंस के यूज करने से आता है, ना कि बिकॉज और फॉर के यूज करने से। तो ये समझोगे, एग्जाम्पल देखते हैं। एज सी इज इल सी डज नॉट कम टू अटेंड द क्लास। तो यहाँ पे एक रीजन दिया गया, सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है इसलिए वह क्लास अटेंड नहीं कर सकती। और उसके बाद के सेंटेंस में, उसके बाद के एग्जाम्पल में बिकॉज और फॉर का यूज हुआ है, जो कि रॉन्ग होगा। उसके बाद है दोस्तों यूज ऑफ फॉर। फॉर का यूज कब किया जाता है, फॉर का यूज किया जाता है सम एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। कुछ अतिरिक्त इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त जानकारी, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं, तब आप फॉर का यूज करेंगे। और जब आप फॉर का यूज करेंगे, फॉर की जगह आप इस तरह के सेंटेंस में बिकॉज, सिंस और एज का यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल है, द पैसेंजर्स डिसाइडेड टू स्टॉप द बस एंड ड्रिंक वाटर फॉर दे वर फीलिंग थर्स्टी। तो यहाँ पे समझिए, द पैसेंजर डिसाइडेड टू स्टॉप द बस, पैसेंजर्स ने, यात्रियों ने बस रोकने का डिसीजन लिया, एंड ड्रिंक वाटर और पानी पिया। क्यों पिया, क्योंकि वे प्यास महसूस कर रहे थे, वे प्यासे थे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है बस को रोकने के लिए, पानी पीने के लिए, और पानी पीने के लिए और बस रोकने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि वे प्यासे थे। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम बिकॉज, सिंस या फिर एज का यूज नहीं करेंगे। लेकिन साथ के साथ यहाँ एक नोट दिया गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं, जो कि ये नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको समझिए। फॉर का यूज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं करते। फॉर का यूज हम कहाँ पे नहीं करते, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ आगे एग्जांपल दिया गया, फॉर इट इज जून द डेज आर लॉन्ग। तो फॉर का स्टार्टिंग में यूज हुआ, जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट है, द डे आर लॉन्ग फॉर इट इज जून। तो यहाँ पे फॉर का यूज सेकंड सेंटेंस से पहले किया है, तो इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरे सेंटेंस से पहले हम फॉर का यूज नहीं करेंगे। आगे दोस्तों है यूज ऑफ बिकॉज। बिकॉज का यूज हम कब करते हैं, बिकॉज का यूज हम प्रधान कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, जिसका अर्थ निकलता है क्योंकि। जैसे एग्जांपल है, मुकेश इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास बिकॉज ही इज इल। मुकेश कक्षा में उपस्थित नहीं था, क्यों, क्योंकि वह बीमार था। आगे यहाँ नोट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि बिकॉज की जगह हम फॉर, सिंस, एज का प्रयोग नहीं करेंगे, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। बिकॉज के माध्यम से, बिकॉज का यूज करने से ऑडियंस और रीडर को अतिरिक्त जानकारी मिलती है जो उसको पता नहीं होती। एग्जाम्पल है, बिकॉज मिस्टर कपूर हैड बीन इल फॉर 2 months ही लॉस्ट हिज जॉब। क्योंकि मिस्टर कपूर बीमार था, 2 महीने से बीमार था, इसलिए उसकी नौकरी चली गई। तो नौकरी चलने का कारण यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑडियंस को पहले से पता नहीं होता। और सेकंड नोट में बताया गया कि किसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए भी हम बिकॉज का यूज करते हैं। ये तो आपको नॉर्मली पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम बिकॉज के लिए फॉर, सिंस या एज का यूज नहीं करेंगे। तो थर्ड आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि नोट और बट के बाद, नोट और बट के बाद या कुछ और कंजक्शन लगी है एक सेंटेंस के अंदर, नोट और बट का यूज होता है, उसके बाद, दोनों के बाद हम बिकॉज का यूज करेंगे, जो कि एक अलग तरह का सेंटेंस बनाता है। तो एग्जांपल से समझते हैं, सी हैज बीटन मी, उसने मुझे पीटा, नॉट बिकॉज आई इंसल्टेड हर, ना केवल कि मैंने उसकी इंसल्ट की, बट बिकॉज आई अब्यूज्ड हर सिस्टर, बल्कि मैंने उसकी सिस्टर को भी गाली दी। तो आप समझोगे यहाँ पे कंडीशन, आप समझोगे कि उसने मुझे पीटा, क्योंकि उसने मुझे पीटा ना सिर्फ इसके लिए कि मैंने उसको गाली दी, बल्कि मैंने उसकी सिस्टर की, उसकी बहन की इंसल्ट की, तो इसके लिए उसने मुझे पीटा। तो नोट और बट, इन दोनों के साथ हमने यहाँ पे बिकॉज का यूज किया, जो कि अपने आप में एक यूनिक सेंटेंस क्रिएट करता है। लेकिन याद रखिए, बिकॉज की जगह हम
फॉर का, सिंस का और एज का यूज नहीं करेंगे। आगे दोस्तों यूज ऑफ सो एंड देयरफॉर के बारे में बताया गया है। सो और देयरफॉर का यूज हम जब कंजक्शन के रूप में करते हैं तो इसका मीनिंग रहेगा जिस कारण से, इसलिए, परिणाम स्वरूप। तो ये मीनिंग रहेंगे सो और देयरफॉर के। अब इनमें हम अंतर समझते हैं, उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मुन्ना वाज गिल्टी सो ही वाज पनिश्ड। मुन्ना गिल्टी पे था, मुन्ना की गलती थी इसलिए उसको पनिशमेंट दी गई। तो इसलिए, जिस कारण से और परिणाम स्वरूप के अर्थ में हम यूज करेंगे सो या फिर देयरफॉर का। तो हम यहाँ सो का भी यूज कर सकते हैं और देयरफॉर का भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। यूज ऑफ सो और यूज ऑफ देयरफॉर। सो का यूज हम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा में इनफॉर्मल स्टाइल में करते हैं। तो इनफॉर्मल स्टाइल में हम सो का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज लिखते हैं, रिटन में कुछ चीज लिखते हैं, तब आप देयरफॉर का यूज करेंगे। देयरफॉर का यूज हम प्रमाणिक अंग्रेजी भाषा में करते हैं, फॉर्मल स्टाइल में करते हैं। सेकंड में बताया गया है सो और सो डैट दोनों का यूज रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है ही इंजर्ड हिज फुट, उसने अपने पैर को घायल किया, सो डैट ताकि ही वाज अनेबल टू प्ले इन द मैच, वह मैच में ना खेल सके। तो उसने अपने पैर पे चोट मारी जिसके कारण वह मैच नहीं खेल सकेगा। तो ये एक रिजल्ट है, रिजल्ट को एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे हम सो और सो डैट का यूज करेंगे। लेकिन देयरफॉर के बारे में क्या बताया है? देयरफॉर डैट का यूज हम रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते, लेकिन देयरफॉर के बारे में बताया कि देयरफॉर डैट को हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे, सो डैट का हम इस तरह से यूज करेंगे। थर्ड आ जाता है सो का यूज हम रिजल्ट क्लास के स्टार्टिंग में करते हैं। जब दो क्लॉज को जोड़ा जाता है सो के साथ, तो जो दोनों क्लॉज में जो रिजल्ट क्लॉज होगा, यानी जिस सेंटेंस से हमें रिजल्ट का पता चलता है, उसके साथ हम सो का यूज करेंगे। और देयरफॉर के बारे में बताया कि जब देयरफॉर का यूज हम रिजल्ट क्लॉज के स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट फ्रेज के बाद करते हैं और मेन वर्ब से पहले करते हैं। जबकि देयरफॉर के बारे में बताया कि देयरफॉर का यूज भी हम रिजल्ट क्लॉज के स्टार्टिंग में करेंगे, लेकिन किसके बाद करेंगे? फर्स्ट फ्रेज के बाद करेंगे। फर्स्ट वर्ड या फिर फर्स्ट फ्रेज जो आएगा उसके बाद हम देयरफॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यदि देयरफॉर का यूज रिजल्ट क्लास के स्टार्टिंग में ना होकर बाद में किया जाता है, स्टार्टिंग में ना होकर बाद में किया जाता है, तो उससे पहले हम कोमा का यूज करेंगे। जैसे हमने टेबल में पढ़ा था, थर्ड जो डिफरेंस था उसमें हमने पढ़ा था कि देयरफॉर का यूज हम रिजल्ट क्लास के स्टार्टिंग में करेंगे लेकिन फर्स्ट वर्ड के बाद करेंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है, जब हम देयरफॉर का यूज फर्स्ट वर्ड के बाद करते हैं तो उससे पहले हम कोमा का यूज करेंगे। किस प्रकार से करेंगे हम समझते हैं। ही मिस्ड द मॉर्निंग ट्रेन, उसके बाद ही, फिर कोमा, फिर देयरफॉर, फिर कोमा, इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। तो यहाँ पे हमने सेकंड क्लास में ही इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेन देयरफॉर का यूज किया, स्टार्टिंग में किया, लेकिन फर्स्ट वर्ड यानी ही के बाद किया है। और कंडीशन यह है कि देयरफॉर से पहले और देयरफॉर के बाद दोनों जगह हमने कोमा का यूज किया है। लेकिन सो का हम इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे जैसा कि सेकंड सेंटेंस में बताया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।